तो मैनचेस्टर यूनाइटेड स्ट्रगल कर रहे हैं बुरे तरीके से इस सीज़न में और यहाँ पर हर मैच के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या टेन हैग सही मैनेजर हैं भी यूनाइटेड के प्रोजेक्ट के लिए या फिर हमें टेन हैग के बियॉन्ड देखना पड़ेगा। अब देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना जो पर्सपेक्टिव है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं क्या टेन हैग और करेंट यूनाइटेड फॉर्म के बारे में सोचता हूँ और फ्यूचर क्या होना चाहिए यूनाइटेड का और टेन हैग का, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो यार, ये अभी जो कुछ चल रहा है इसमें टेन हैग का भी हाथ है एंड डेफिनेटली प्लेयर्स का भी हाथ है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है क्योंकि टेन हैग को जो साइनिंग्स दी गई हैं, टेन हैग की डिमांड भले ही थी लेकिन वो साइनिंग्स रोकी जा सकती थी जिन अमाउंट पर उन प्लेयर्स को लाया गया है। अब यहाँ पर पिछले 4 मैनेजर्स जो आए हैं उनके प्लेयर्स अभी तक क्लब में बने हुए हैं और उन 4 मैनेजर्स को इन्हीं प्लेयर्स ने बार बार सैक करवाया। चाहे आप लुई वेनाल की बात करिए, उसके बाद आप जोसे मूरिन्यो की बात करिए, उसके बाद ओले गुनर सोल्शायर की बात करिए और या फिर अभी आप एरिक टेन हैग की सिचुएशन की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आप अगला मैनेजर सैक करोगे और इन प्लेयर्स को, रैशफोर्ड को, मार्शल को, लूक शॉ को, स्कॉट मैकटोमिनी को, हैरी मैग्वायर को और भी जो बाकी सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं, अगर आप उनको कंटिन्यू करते हो तो अगला मैनेजर भी आपका हो सकता है 6 महीने 1 साल कुछ अच्छा कर ले, जैसे कि लास्ट ईयर एरिक टेन हैग ने किया था। लेकिन उसके बाद फिर वापस से घूम फिर कर वही कहानी आ जाएगी और आप 1 साल के बाद वापस से कह रहे होगे कि क्या ये मैनेजर यूनाइटेड के फ्यूचर के लिए या फिर यूनाइटेड को वापस से उस लेवल पे ले जाने के लिए सही है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मैनेजर्स के बारे में जो कि टेन हैग को रिप्लेस करके यूनाइटेड के मैनेजर बन सकते हैं। तो यहां पर नंबर 5 पर और सबसे पहला नाम जो लिस्ट में आया है वो है ग्राहम पॉटर का। बताया ये जा रहा है कि सर जिम रैटक्लिफ के 25% स्टेक्स ट्रांसफर होने के बाद यहां पर सर जिम रैटक्लिफ ग्राहम पॉटर को यूनाइटेड का नया मैनेजर बनाना चाहते हैं। अब ग्राहम पॉटर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन को मैनेज किया, जिसको एक आप बोलोगे एक मिड टेबल क्लब बना दिया एंड डेफिनेटली ब्राइटन जिस फेज से निकल कर आ रहा था, ब्राइटन को एक ऐसे मैनेजर की ज़रूरत थी जो कि उनको प्रीमियर लीग स्टेटस साल दर साल सिक्योर करवा पाए और वहाँ पर वो काम आपके ग्राहम पॉटर ने बखूबी तौर पे किया। लेकिन जब पहला स्विच ग्राहम पॉटर ने एक मिड टेबल क्लब से एक टॉप टियर क्लब पे किया और जो कि चेल्सी बना उनके लिए, आफ्टर देयर ओनरशिप गॉट चेंज्ड एंड टॉड बोली ने ग्राहम पॉटर को थॉमस टूकल को सैक करके अपॉइंट किया था, तो ग्राहम पॉटर उस प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उस प्रेशर पे लिव अप नहीं कर पाए एंड अल्टीमेटली वो एक ही सीज़न के अंदर बीच में आने के बावजूद पूरा सीज़न बिना कंप्लीट किए सैक होकर चेल्सी से चले गए। अब बहुत सारे फैंस हैं जो कि टेन हैग को क्लब में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी मैनेजर को उठाकर ले आओगे और उसको यूनाइटेड का मैनेजर बना दोगे। अब देखो, यूनाइटेड की जॉब एक ऐसी जॉब है जहां पर डिमांड्स खत्म नहीं होती हैं। मैनेजर्स जिन्होंने ट्रॉफी नहीं जीतकर सेकंड फिनिश भी किया है उनको भी यहां पर बाहर जाने का रास्ता देखना पड़ा और अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर मेंटालिटी मॉन्स्टर जोसे मूरिन्यो और अगर आप बात करोगे सीरियल विनर लाइक लुई वेनाल को भी यहाँ पर हमने मैनेजर्स को सैक होते देखा है आफ्टर विनिंग अ ट्रॉफी फॉर द क्लब। और यहाँ पर ग्राहम पॉटर जिन्होंने अपने करियर में कोई मेजर टाइटल जीता नहीं है, जो कि लास्ट ईयर चेल्सी में आने के बाद उनको टॉप 10 में भी फिनिश नहीं करवा पा रहे थे, इसके चलते उनको सैक होना पड़ा। तो इस वक्त पर टेन हैग को, जो कि ऑलरेडी अपने आप को लास्ट ईयर प्रूव कर चुके हैं, उनके बदले ग्राहम पॉटर का अपॉइंटमेंट करना मेरे ख्याल में किसी भी तरह पर समझदारी वाला मूव नहीं होगा। और मुझे लगता भी नहीं है कि इनियोस ग्रुप अगर टेन हैग जैसे मैनेजर को, जो कि आयैक्स के साथ यूसीएल का सेमीफाइनल खेल चुका है, आयैक्स के साथ मल्टीपल टाइटल्स जीत चुका है, उसको सैक करने के बाद एक अनप्रूवन मैनेजर जिसने अपने करियर में अभी ऐसा कुछ बड़ा अचीव नहीं किया उसको अपॉइंट करेगा। और इस लिस्ट में अगर दूसरे अवेलेबल मैनेजर की बात की जाए तो वो नाम आता है एंटोनियो कॉन्टे का। अभी रिसेंटली एंटोनियो कॉन्टे ने टॉटनम हॉटस्पर्स को मैनेज किया और उसमें जिस तरीके से उनके रिलेशनशिप खराब हुए क्लब के साथ और प्लेयर के साथ और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपने बयान दर्ज किए, तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी बड़ा क्लब उनके ऊपर हाथ रखने से पहले कतराएगा और स्पेशली एक ऐसा क्लब जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ लोग बैठे हुए हैं, मनी सेंट्रिक लोग बैठे हुए हैं और इतना ज़्यादा मैनेजर की सुनी नहीं जाती, या फिर आप बात करो अगर तो ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर पावर ज़्यादा चलती है। तो ये अगर एक रिलेशन जो हम फ्यूचर में होता देख सकते हैं, अगर एक हार्श कॉल ली गई और टेन हैग को सैक किया गया और एंटोनियो कॉन्टे जैसे मैनेजर को लाया गया जो कि अपने आप में एक विनर तो हैं, लेकिन अगर आप मैनेजर के तौर पर देखोगे या फिर अगर आप बात करोगे क्लब के प्रोजेक्ट को लॉन्ग टाइम तक रन करने वाले मैनेजर, आपके एंटोनियो कॉन्टे हैं नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यूवेंटस के टाइम की बात करूँ तो उस वक्त यूवेंटस को लगातार 3 टाइटल जिताने के बाद एंटोनियो कॉन्टे ने इटली की जॉब लेना प्रेफर किया और इटली में यूरोज़ में अच्छा करने के बाद जब इटली फाइनल राउंड्स में नहीं जा पाई तो उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। फिर वो चेल्सी आए, चेल्सी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करवाई और अपने पहले ही सीजन में यहाँ पर प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया चेल्सी को।
लेकिन सेकंड सीजन में आते आते उनके बहुत सारे प्लेयर्स के साथ फॉल आउट हो गए थे, क्लब की हायरकी लेवल से फॉल आउट हो गए थे और उस वक्त पर क्लब की हायरकी लेवल में काफ़ी एम्बिशियस लोग बैठे हुए थे। अल्टीमेटली उन्होंने फिर इंटर मिलान जाने का फैसला किया, इंटर मिलान के साथ 2 सीज़न बिताए जहां पर उन्होंने इंटर मिलान को सीरी आ जितवाई, लेकिन सीरी आ जितवाने के अगले ही सीज़न में वो क्लब छोड़कर भी चले गए और अल्टीमेटली उनकी फाइनल जॉब जो अभी लास्ट बनी वो थी टॉटनहम हॉटस्पर्स की, जहां पर उनके इनिशियल रिजल्ट्स तो काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ा, वैसे वैसे एंटोनियो कॉन्टे की फुटबॉल एक्सपोज हो गई। एंड डेफिनेटली यूनाइटेड के फैंस ने जहां लुई वैन हाल और आपके जोसे मूरिन्हो की फुटबॉल को हाईली क्रिटिसाइज किया था, उस बीच में अगर एंटोनियो कॉन्टे जैसा मैनेजर आ जाएगा जिसकी ब्रांड ऑफ फुटबॉल वही लो ब्लॉक पे खेलना या फिर आप बोलोगे प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलना, प्लस जिसका रिलेशन अपने प्लेयर के साथ बहुत जल्दी बिगड़ता है, तो ऐसा मैनेजर मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड का फैन बेस एंटरटेन करना चाहेगा, या फिर ऐसा मैनेजर यहां पर नई ओनरशिप, भले पार्शियल ओनरशिप भी आ रही है, उसके लिए भी काफी सही रहेगा। इसके बाद अगर लिस्ट में अगले नाम पर हम चलें तो वो होगा चाबी अलोंसो का। अब चाबी अलोंसो एक अपकमिंग मैनेजर हैं, एक बोलोगे आप प्रॉस्पेक्ट हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो कि फ्यूचर ग्रेट बन सकते हैं। इस वक्त पर चाबी अलोंसो लेवरक्यूजन को मैनेज कर रहे हैं और लेवरक्यूजन ने जिस तरीके से आतंक मचाया हुआ है बायर्न म्यूनिख में, बायर लेवरक्यूजन में, बुंदेसलीगा में, उसको देखकर कहीं ना कहीं बड़े बड़े क्लब्स उनके, आप बोलोगे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम एंड डेफिनेटली वुड वांट हिम अगर वो अपने करंट मैनेजर को जाने को बोलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि एक सुसाइडल प्रोजेक्ट है सारे मैनेजर्स के लिए और खासकर उन मैनेजर्स और उन प्लेयर्स के लिए जो कि अपने करियर में अभी काफ़ी यंग स्टेज पे हैं या फिर अपने करियर में आप बोलोगे इमेज बिल्डिंग स्टेज पर हैं, उनके लिए यूनाइटेड जैसा प्रोजेक्ट कोई आप बोलोगे सुसाइड से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेवरक्यूजन जैसे क्लब को मैनेज करना जहाँ पर प्रेशर सिचुएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, एवरीथिंग ही विल डू, ही विल सरपास द एक्सपेक्टेशन लेवल ऑफ बायर लेवरक्यूजन फैंस एंड द बुंदेसलीगा फैंस ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर सबको पता है बायर्न को ही जीतना है या फिर डॉर्टमंड सेकंड आती है। लेकिन उस सीज़न में अगर लेवरक्यूजन टॉप 2 में भी फिनिश कर जाती है या फिर टॉप 3 में फिनिश कर जाती है, उनके लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक सीजन रहेगा, एक आप बोलोगे लो लेवल स्क्वाड के साथ जिसमें एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर बनने की काबिलियत चाबी अलोंसो ने दिखाई है अब तक। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के प्रोजेक्ट की, तो उनके प्रोजेक्ट में एक डायरेक्शन है, उनके प्रोजेक्ट में एक विजन है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी इस वक्त पर किसी भी लेवल पर स्टेबिलिटी नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर चाबी अलोंसो एक फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर हैं, तो उनके लिए लॉयल्टी भी एक काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। ऑल्दो आज के टाइम में अगर हम देखें तो प्लेयर्स के एंड से वो लॉयल्टी वाला फैक्टर जा चुका है, मैनेजर्स भी एज सच आप बोलोगे कि इतने ज़्यादा अब लॉयल रह नहीं गए, क्योंकि हमने देखा जोसे मूरिन्हो को पहले उन्होंने चेल्सी मैनेज की थी, उसके बाद उन्होंने फिर लंदन क्लब स्पर्स को भी मैनेज किया, और यहाँ पर एंटोनियो कॉन्टे जिन्होंने भी चेल्सी को मैनेज किया था वो भी जाकर बाद में स्पर्स के मैनेजर बने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि अगर आगे फ्यूचर में चलकर चाबी अलोंसो के मौका के सामने मौका रखा जाता है यूनाइटेड को, अगर एक हमारा प्रोजेक्ट स्टेबल है तो डेफिनेटली चाबी अलोंसो वुड बी इंटरेस्टेड, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यहाँ पर चाबी अलोंसो प्रेफर ना ही करें तो बेहतर होगा। ऑल्दो जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल चाबी अलोंसो की है, जो मेंटालिटी चाबी अलोंसो की है, एंड डेफिनेटली जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया लेवरक्यूजन में, उसको देखते हुए हर कोई बोलेगा कि इस वक्त पर अगर हम एक यंग मैनेजर, एक अपकमिंग मैनेजर को देखें तो चाबी अलोंसो इज़ द परफेक्ट नेम। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आईएक्स में जो फुटबॉल टेन हैग ने खिलाई थी वही उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे थे प्रीमियर लीग में, लेकिन प्रीमियर लीग का ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत ज़्यादा अलग है बुंदेसलीगा के कंपैरिजन में, तो पता नहीं चाबी अलोंसो यहाँ आकर सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। बट सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर चाबी अलोंसो हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है यहाँ पर हांजी फ्लिक का। बायर्न म्यूनिख के साथ ट्रेबल जीत चुके हैं, जर्मन टीम को मैनेज किया है, लेकिन एज सच वहाँ कोई बड़े रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाए और मुंह की खानी पड़ी थी अभी हुई रिसेंटली हुए लास्ट ईयर में वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हांजी फ्लिक के टेन्योर की जो बायर्न में देखा था, बायर्न में हांसी फ्लिक सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि उस टीम में बहुत सारे लीडर्स थे। अगर आप बात करोगे थॉमस मुलर की, अगर आप बात करोगे लेवेंडोस्की की, गोरेत्स्का, किमिक, देन आपके विंगर्स के तौर पर किंग्सले कोमन वगैरह हो गए आपके, हु वाज नॉट अ लीडर बट हु वाज अ आप बोलोगे एक परफॉर्मर हु कैन विन यू गेम्स। देन सर्ज गनाब्री की जो परफॉर्मेंस थी उस सीजन के अंदर वो काबिल तारीफ थी। देन यू इन द डिफेंस यू हैड सच अ गुड प्लेयर लाइक निकोलस सूले एंड बाकी सारे प्लेयर्स। देन आपके पास नॉयर था आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में। यूनाइटेड में एज सच लीडर्स की कमी है और हांजी फ्लिक का टेन्योर आपकी बायर्न म्यूनिख को छोड़ने के बाद इतना कुछ हैपनिंग नहीं रहा है, जहां पर आपने देखा कि जर्मनी में उनको टीम्स ने बुली किया और इवेंचुअली यहाँ जो अभी यूरो क्वालिफायर्स चल रहे थे उसमें खराब परफॉर्मेंसेस डिलीवर करने के बाद, जापान से बुली होने के बाद यहाँ पर हांजी फ्लिक को
जर्मन नेशनल टीम से अलविदा बोलना पड़ा और अभी रिसेंटली नागल्समैन को जर्मन नेशनल टीम का हेड कोच अपॉइंट किया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हांसी फ्लिक एक डेफिनेटली एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर हैं, जो कि अगर आते हैं क्लब में तो एक अपना विजन लेकर आएंगे। आपको पता है जर्मन मैनेजर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर थॉमस टूकल ने किस तरीके से चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीती, यर्गन क्लॉप अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने किस तरीके से लिवरपूल की काया पलट कर दी। लेकिन जर्मन मैनेजर्स का ईगो बहुत बड़ा होता है एंड डेफिनेटली यहाँ पर उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए है, उनको एक बेहतर हायरार्की लेवल पर लोग काम करने वाले चाहिए हैं और एक डायरेक्शन चाहिए प्रोजेक्ट में। और इस वक्त पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जब तक आपके ग्लेजर्स बैठे हुए हैं, जब तक आपके जॉन मर्टाओ और डैरन फ्लेचर जैसे लोग बैठे हुए हैं, मुश्किल ही होगा कि कोई भी बड़ा मैनेजर इनके ऊपर हाथ रखे। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी जिन नामों की होनी चाहिए उसमें हांसी फ्लिक का नाम ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड्स अपने आप में क्लब लेवल पर हांसी फ्लिक के फेवर में बोलते हैं। अपने आखिरी सीजन में भी बायर्न के साथ उन्होंने लीग टाइटल जीता था, ऑल्दो चैंपियंस लीग में उनको हार का मुंह देखना पड़ा था विलेरियल के अगेंस्ट और क्वार्टर्स में वो हार के बाहर हो गए थे। बट डेफिनेटली यहाँ पर हांसी फ्लिक एक वो नाम बन सकते हैं जो कि यूनाइटेड के इस क्लब, इस प्रोजेक्ट को और नए सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए शायद एक्साइटेड हो, क्योंकि जर्मनी टीम के बाद उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए एंड डेफिनेटली यूनाइटेड वो प्रोजेक्ट बन सकता है उनके लिए, जहाँ पर वो अपनी लॉस्ट चार्म जो है वो वापस से हासिल कर सकते हैं। बट इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो आता है वो होगा ज़िनेडिन ज़िडान का, 3-पीट करने वाले मैनेजर चैंपियंस लीग में, रियल मैड्रिड के फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर कोच और यहाँ पर अब जो कि आपके फ्री एजेंट के तौर पर अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि उनके पास अभी कोई जॉब है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी कोई जॉब एक्सेप्ट की नहीं। उनके पास PSG का ऑफर आया था, यूवेंटस का ऑफर भी उड़ता उड़ता आया था यहाँ पर कि शायद यूवेंटस एलेग्री को सैक करके ज़िडान को अपॉइंट करना चाहेगी। लेकिन ज़िडान ने, क्योंकि उनको फ्रेंच नेशनल टीम की जॉब चाहिए थी, अभी भी किसी क्लब लेवल की टीम के ऊपर हाथ नहीं रखा है। लेकिन यूनाइटेड शायद ज़िनेडिन ज़िडान को परस्यू करने की कोशिश करेगी अंडर द न्यू ओनरशिप। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ज़िनेडिन ज़िडान ने रियल मैड्रिड को इसीलिए अलविदा कहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी विद इन द क्लब एंड यहाँ पर जो बिहाइंड द सीन रहकर काम करने वाले लोग थे वो ज़िडान के पीठ पीछे ज़िडान की बुराइयां कर रहे थे या फिर ज़िडान के पीछे बैक बिचिंग कर रहे थे, और इस वजह से ज़िडान ने स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया था। अब सबसे पहला जो एक आप बोलोगे हर्डल आता है ज़िडान के केस में, वो ये है कि ज़िडान ने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी और आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग में यहाँ पर प्लेयर्स से कम्युनिकेट करने के लिए प्लस आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ही कैन स्पीक बिट ऑफ इंग्लिश लेकिन उतने फ्लुएंट नहीं है वो। ऑल्सो यहाँ पर ज़िडान को अभी प्रीमियर लीग में आने का कोई भी मन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल टीम की जॉब देखना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ज़िडान की पेडिग्री इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी है और डेफिनेटली ही इज़ अ सीरियल विनर, तो यहाँ पर लोग चाहते हैं कि अगर हम टेन हैग को सैक करते हैं तो ज़िडान जैसा कोई मैनेजर आए जो कि एक प्रूवन विनर हो और जिसने बड़े क्लब को एक्सपीरियंस किया हो बतौर प्लेयर भी और बतौर आपके मैनेजर भी, और उसके साथ आपने बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती हो। तो ज़िडान ने ला लीगा जीत रखी है, कोपा डेल रे जीत रखा है एंड 3 लगातार चैंपियंस लीग टाइटल जीत रखे हैं। तो अपने आप में ज़िडान का CV बहुत हैवी वेटेड है एंड इसीलिए कहीं ना कहीं यूनाइटेड के रडार पर अगर ज़िडान अवेलेबल हैं तो नंबर 1 के टारगेट के तौर पर होंगे वो लिस्ट में। बट यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ज़िडान जिस तरीके के मैनेजर हैं और जितने नो नॉनसेंस अप्रोच के साथ कोचिंग करते हैं उसमें यूनाइटेड के टॉक्सिक एटमॉस्फेयर का और टॉक्सिक ड्रेसिंग रूम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ज़िडान के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि 5 के 5 जो नाम मैंने सजेस्ट किए उसमें से एक भी नाम मैंने ये नहीं बोला कि ये आ सकता है या ये आ सकता है या फिर ये आएगा तो बेहतर हो जाएगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब तक सेम प्लेयर्स बैठे हुए हैं क्लब के अंदर, जब तक हायरार्की लेवल पे सेम लोग बैठे हुए हैं क्लब में, तब तक ज़्यादा कुछ चेंज होने नहीं वाला है। आप चाहे टेन हैग को सैक करके सर एलेक्स को वापस ले आओ या फिर आप पेप ग्वार्डियोला या यर्गन क्लॉप को ये वाली जॉब दे दो, until unless the players who are at the club will not be sacked या फिर will not be sold, तब तक ज़्यादा चेंजेस होने नहीं वाले हैं। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ये जो 5 नाम मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, इनमें से सबसे बेस्ट सूटेड मैनेजर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट को देखते हुए और यूनाइटेड के यंग प्लेयर्स को देखते हुए कौन होने वाला है और कितने टाइम में यहाँ पर नए मैनेजर के साथ अगर लेट्स से कि टेन हैग को सैक किया जाता है तो यूनाइटेड बैक टू ग्लोरी डेज एंड बैक टू देयर यूजुअल सेल्फ पहुँच सकती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही मैनेजर होगा हमारे लिए। एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो। और उसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।